Good morning, my dear students. IDP sir with some important questions related to topic respiration for class 10th CBSE board students. Come, we will discuss some important questions related to the topic. See the question. The first question is, what is respiration? This question can be asked in many ways, and I'd like to discuss some of the related question रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस। एक्चुअली जब न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है तो बॉडी में उसका यूज किया जाता है। किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? या तो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा, कहीं टूट फूट होगी, मरम्मत होगी, या एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाएगा, या बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो कई तरीके हैं जिससे कि हम उस फूड को यूज कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज उसका ये है कि उससे एनर्जी ऑब्टेन की जाए। ठीक है। अब जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ऑब्टेन की जाती है। वो एनर्जी ऑब्टेन किस फॉर्म में की जाती है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। एनर्जी कई तरीके से ऑब्टेन की जाती है, जैसे एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। दो टाइप के रिस्पिरेशन होते हैं, दोनों से एनर्जी ऑब्टेन होती है। आइए इन बातों पर एक एक करके हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, तो व्हाट इज रिस्पिरेशन? तो रिस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस in which the breakdown of glucose takes place to give out energy in the form of ATP. That's all. यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आगे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी तो देखेंगे हम। दिस रिस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक रिस्पिरेशन, सेकेंड इज एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है। अब आइए देखें, अब एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले एरोबिक रिस्पिरेशन देखते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहली बात, एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक। दूसरी बात, एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, अल्टीमेटली इट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहा जाता है, एंड पायरुवेट इंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव आउट CO2, H2O and energy. In this process, total 38 ATP is released. ठीक। 2 ATP यहाँ से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस है और 36 ATP ये जो क्रेब्स साइकिल है इस प्रोसेस से रिलीज होता है। समझ में आ गया है जी? यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल क्या चीज़ है, इसको भी समझ लो। असल में ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड बन जाता है। ठीक। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें पायरुविक एसिड के फर्दर ब्रेकडाउन से CO2, H2O और एनर्जी निकलती है। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये भी जानो। तो इट मीन्स फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया इज नेसेसरी एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ठीक है। एनर्जी, अब एनर्जी इज रिलीज, दैट इज 38 ATP। मोर एनर्जी रिलीज इज मोर, 38 ATP एनर्जी निकलती है। ठीक। जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। Pyruvic acid may be further broken down into, in the absence of oxygen,
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन इन द केस ऑफ ईस्ट सेल्स। ईस्ट एक फंगस होता है, उसमें जब ये प्रोसेस होता है तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और पायरुविक एसिड उसमें किस में टूट जाता है? एथिल एल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ 2 ATP एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड हियर, वेयर हियर। ठीक, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये अल्टीमेट यहाँ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर रिलीज होता है ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड एनर्जी रिलीज्ड इज लेस इन अमाउंट। समझ में आया? तो ये है एनाएरोबिक और एरोबिक में के विषय में हमने थोड़ा सा बताया कि एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और आप जानो कि ये जो निकलता है ग्लूकोज से इथेनॉल जब बनता है तो इसको कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? और ये होता है ईस्ट सेल में। किस में होता है? ईस्ट सेल में। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं या हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में हो जाता है। किस में हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। अर्थात वहीं पायरुविक एसिड पहले बनेगा और पायरुविक एसिड फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा या हमारे मसल सेल्स में। किस में होता है? हमारे मसल सेल्स में। और इसमें भी एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इस तरह से ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक, इसी को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। जब एल्कोहल बनता है तो ये फर्मेंटेशन होता है। और यही लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल सेल्स में बनता है, व्हेन वी डू विगरस एक्सरसाइज एंड द मसल सेल्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, देन एनाएरोबिक breakdown of glucose takes place to form lactic acid. That lactic acid is collected in the muscles and that's why we feel fatigue. हम थकान महसूस करते हैं, fatigue. ठीक है? After some times when we take rest, the lactic acid is transported into the liver where it is broken down, further broken down, and we again feel fresh. ठीक, तो ये चीज़ होता है पूरा मसल फैटिग में। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डू वी फील फैटिग व्हेन वी डू विगरस एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखो यहाँ पर छिपा हुआ है। आप लोग जब इसको देखोगे पूरा तब फिर समझ में आएगा। ठीक है, आइए ज़रा सा एरोबिक रिस्पिरेशन को हम इसी रिएक्शन के मीडियम से देखते हैं, थ्रू रिएक्शन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। This energy comes out in the form of ATP and that is 38 ATP. एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में 2 ATP सिर्फ निकलता था। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरा सा देखिए। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 38 ATP. अंडरस्टूड? दिस प्रोसेस requires both mitochondria as well as cytoplasm. Glycolysis process takes place in cytoplasm and the Krebs cycle process takes place in the mitochondria. ये मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर आप लोग देखते रहेंगे। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में भी वही चीज़ है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। देखिए यह रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी 2 ATP। कितनी ATP? 2 ATP। या ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। देखिए फार्मूला देखिए लैक्टिक एसिड का, C2H4OH COOH, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी मीन्स 2 ATP। अंडरस्टूड? तो ये है एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। आइए इसमें दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज ATP? व्हाट इज ATP? इसमें बार बार ATP शब्द आ रहा है। वाई इट इज कॉल्ड एनर्जी क्वाइन। देखिए दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसके विषय में आइए देखते हैं। ATP का मतलब क्या होता है, पहले ये आप लोग जान लो। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। मतलब एडिनिन एक पेंटोज शुगर होता है
उसके साथ 3 फास्फेट जब जुड़ जाता है तो उसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब ये स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जरा सा, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज कॉल्ड एडिनोसिन, एडिनोसिन एडिनिन होता है और इसके साथ 3 फास्फेट होते हैं, ठीक है। दीज आर अटैच्ड विथ ईच अदर, दे फॉर्म द एटीपी मॉलिक्यूल। एक्चुअल में एनर्जी करेंसी क्या होती है? एनर्जी करेंसी या एनर्जी कॉइन का मतलब क्या होता है कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स इन विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट एनर्जी। वी कैन यूज या आवर सेल्स कैन यूज ओनली द एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी। केवल एटीपी फॉर्म एनर्जी का यूज करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। जब तक एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, हमारी बॉडी या हमारे सेल्स उसको मेटाबॉलिज्म के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। आइए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है एटीपी। तो एटीपी समझने से पहले हमें एडिनिन जानना पड़ेगा, एडिनोसिन जिसके लिए कहा जाता है, और एएमपी जानना पड़ेगा, एडीपी जानना पड़ेगा, और फिर इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या चीज़ होता है इसको जानना पड़ेगा। तो देखिए होता है कि एडिनिन, जिससे हमने एडिनोसिन लिखा है, ये एडिनिन होता है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का होता है, 5 कार्बन का, इसी तरह की डिजाइन होती है पेंटागन। इसके साथ एक इनर्जाइज इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इनर्जाइज इनऑर्गेनिक फास्फेट, और ये बना देता है एएमपी। क्या बना देता है? एएमपी। देखो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ध्यान रखना है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये है लो एनर्जी बॉन्ड। क्या है? लो एनर्जी बॉन्ड से जुड़ जाता है। फिर क्या होता है? फिर इसके साथ फर्दर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट वहीं जुड़ जाता है, ठीक है। देखने की कोशिश करिए, आप लोग समझिए। ये है इनऑर्गेनिक फास्फेट, एडिनोसिन मोनोफास्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट गिव्स आउट व्हाट? एडीपी या एडिनोसिन डाईफास्फेट। एक मोनो तो था ही, अब एक और फास्फेट जुड़ गया। ये जो वेवी बॉन्ड है लहरियादार, इसको कहा जाता है क्या? हाई एनर्जी बॉन्ड। क्या कहा जाता है? हाई एनर्जी बॉन्ड। ये जो स्ट्रेट बॉन्ड है दैट इज नोन एज लो एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया एडीपी या एडिनोसिन डाईफास्फेट। अब देखिए फर्दर इससे आकर के जुड़ गया क्या? एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आईपी फर्दर जुड़ा। तो फिर वहीं देखो मैंने थोड़ा सा घुमा करके बनाया है, आप लोग सीधा भी बना सकते हो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये है एडिनिन, इसको एडिनोसिन कहा जाता है, और इसके साथ एक लो एनर्जी बॉन्ड के साथ फास्फेट, फिर हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ फास्फेट। ये तो इसमें भी थे 2, एक तीसरा भी जुड़ गया, तो 3 फास्फेट हो गए, 3 फास्फेट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एटीपी या एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब जब टूटता है एनर्जी, अभी तो ये बना है तो ये इस फॉर्म में है, जब टूटेगा तो भी इसी फॉर्म में टूटेगा। पहले ये वाला बॉन्ड टूट करके ये बन जाएगा एडिनोसिन डाईफास्फेट, फिर ये वाला बॉन्ड टूट करके ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट। लेकिन एडिनोसिन मोनोफास्फेट से बहुत मुश्किल से टूटता है एडिनिन और फास्फेट में, ठीक है। तो ज़्यादातर यहीं तक बनता है, उसके बाद में ज़्यादातर तो यहीं बनता है, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी। लेकिन बहुत विषम परिस्थिति है तो एएमपी भी बन सकता है, कहीं कहीं पर किसी केस में बनता है, ठीक है। तो इसमें एटीपी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ए है और ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन डाईफास्फेट एडीपी को कहा जाता है, और एडिनोसिन मोनोफास्फेट एएमपी को कहा जाता है। तो ये तीनों आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस और हम देखेंगे। आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू विल सी एंड रिवाइज योर क्वेश्चंस प्रॉपरली। वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। और अगर यूजफुल लग रहा हो आपको तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, बताइए, ठीक है, इससे वो भी उससे लाभान्वित हो।
शेयर करिए अपने दोस्तों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।